मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है बच्चों? ठीक है, ठीक है, ओके ओके, नाइस। तो इस वजह से क्लास कुछ विलंब से शुरू हो रहा है, ठीक है। नहीं तो मैं तो अपने समय से बिल्कुल सही था। जब भी मेरा क्लास होता है, प्रियंका वर्मा, हैप्पी दीपावली सबको मेरे ओर से। तो जब भी मेरा क्लास होता है तो मैं अपने क्लास में थोड़ा भी विलंब नहीं करता। टाइम से क्लास शुरू करता हूं, टाइम से क्लास समाप्त करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे लोग इंतजार करते होंगे, वो बैठे होंगे, और इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चों का कोई भी समय बर्बाद ना हो। फिर भी चलिए, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आप सभी को मैं अपने दिल के गहराइयों से आप सभी को आने वाले सारे फेस्टिवल के लिए इकट्ठा इकट्ठा शुभकामना देता हूं, और आप सभी को अपने जीवन में सफल होने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूं। ठीक है, आप जहां भी हो खुश रहिए, फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए, और एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास कीजिए। यही आपको मां लक्ष्मी से मांगना है कि मां मुझे धन तो उतना नहीं चाहिए, लेकिन उतना जरूर दो ताकि हम समाज में उन लोगों को सहायता कर सकें जो बेचारे निर्धन हैं, जिनके पास शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं। उन सबको मदद करने के लिए हमें काबिल बना दो, हमें क्षमता दे दो, हमें आशीर्वाद दे दो। ठीक है बच्चों, तो चलिए, कल के क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में, आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में चर्चा कर रहे थे। और इस संदर्भ में हम लोगों ने दो एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, और आज हम तीसरा लेते हैं। आपको बोर्ड पर जो हमने लिखा है वह चीजें दिखाई दे रही है? इट इज विजिबल, यू कैन सी इट। आपको दिखाई दे रही है? ठीक है, ओके। तो हेडिंग डालिए, तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष। तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष। उसके नीचे लिखा है समय। समय है 1790 से 1792, 1792, 1792, 1790 से 1792। अब दूसरा पॉइंट है, मुख्य पार्टी कौन कौन से हैं जिनके बीच में वॉर होता है? एक है ब्रिटिश कंपनी, और उस समय उसका गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये ब्रिटिश कंपनी का गवर्नर जनरल है। और उसके विपरीत, उसके विपक्ष में कौन है? मैसूर, जहां का सुल्तान है टीपू सुल्तान। हैदर का पुत्र है टीपू सुल्तान। ये उस समय मैसूर का शासक था। तीसरा पॉइंट है घटनाक्रम का विकास। घटनाक्रम का विकास। तो आइए हम अब लिखते हैं घटनाक्रम का विकास। इसके बारे में हम लोग लिखेंगे भी और समझेंगे भी, दोनों का। ठीक है, देखिए, इस समय यानी कि
थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के समय में ब्रिटिश कंपनी का गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस इस समय ब्रिटिश कंपनी का गवर्नर जनरल है। इसका समय यही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 से लेकर 1793 तक यह व्यक्ति भारत में ब्रिटिश कंपनी का गवर्नर जनरल रहता है। गवर्नर जनरल रहता है। गवर्नर जनरल रहता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां देखिए, इस समय ब्रिटिश कंपनी का पॉलिसी क्या है? मैसूर के प्रति ब्रिटिश कंपनी का नीति क्या है? नीति क्या है? घटनाक्रम के विकास में पहला पॉइंट है, इस समय ब्रिटिश कंपनी का मैसूर के प्रति क्या नीति है? समझिए, हुआ ये कि 1776 में अमेरिका में एक स्वतंत्रता संग्राम होता है। अमेरिका में एक स्वतंत्रता संग्राम होता है और इसके बाद अमेरिका इंग्लैंड के हाथों से निकल जाता है। इंग्लैंड के हाथों से अमेरिका निकल जाता है, यानी कि अटलांटिक के किनारे अटलांटिक के किनारे बसा हुआ अमेरिका इंग्लैंड के हाथों से निकल जाता है। अब जो ब्रिटिश कंपनी है, अब वह चाहती है कि एक उपनिवेश तो हाथों से निकल गया, एक उपनिवेश तो हमारे हाथों से निकल गया, अब कम से कम भारत को कब्जा में लाया जाए। अब कम से कम भारत को कब्जा में लाया जाए। बातों को समझिए। और जो कॉर्नवालिस है वह सीधे अमेरिका से भारत आया था। ध्यान दीजिएगा, वहां पर कॉर्नवालिस ब्रिटिश सेना का सेनापति था। कहां पर? अमेरिका में। लेकिन जब अमेरिका में ये हार गए और अमेरिका इनके हाथों से निकल गया तो सीधे कॉर्नवालिस भारत में आ गया। किस रूप में आया? गवर्नर जनरल के रूप में आ गया। अब ये पहले से हारा हुआ व्यक्ति था। अब इसके मन में केवल एक ही सोच था कि कैसे अपने सम्मान को बचाया जाए, अपने इज्जत को कैसे बचाया जाए। ठीक। और उधर जो ब्रिटिश कंपनी है वो भी चाहती थी कि मैसूर को जल्दी से जल्दी या तो कमजोर किया जाए या तो समाप्त कर दिया जाए। यानी कि इनका उद्देश्य क्या है? एक सेंटेंस में, कि
या तो मैसूर को समाप्त कर दिया जाए या तो कमजोर कर दिया जाए, क्योंकि अमेरिका हम लूज कर चुके हैं, अमेरिका हम खो चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि भारत पर कब्जा करके जो लॉस हुआ है, जो अमेरिका में हानि हुआ है, उसका भरपाई किया जा सके। ठीक है, और इसके लिए ब्रिटिश कंपनी जो है एक अवसर का तलाश कर रही है, एक अवसर का तलाश कर रही है। तो आइए आप लिखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखिए, शॉर्ट में सबसे पहला पॉइंट लिखिए, घटनाक्रम के विकास में सबसे पहला पॉइंट लिखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में ब्रिटिश कंपनी का गवर्नर जनरल, ब्रिटिश कंपनी का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ब्रैकेट में 1786 से 1793, 1786 टू 1793। आगे लिखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस का एकमात्र उद्देश्य था कि या तो मैसूर को समाप्त किया जाए, मैसूर को समाप्त किया जाए, या उसे कमजोर कर दिया जाए, या उसे कमजोर कर दिया जाए, या उसे कमजोर कर दिया जाए। वास्तव में इंग्लैंड अमेरिका को खो चुका था, इंग्लैंड अमेरिका को खो चुका था, और इसलिए भारत को लेकर, वास्तव में इंग्लैंड अमेरिका को खो चुका था और इसलिए भारत को लेकर वह बहुत गंभीर था, भारत को लेकर के वह बहुत गंभीर था। पैरा बदल करके प्रश्न ये है कि जब 1784 में, जब 1784 में ब्रिटिश कंपनी, प्रश्न ये है कि जब 1784 में ब्रिटिश कंपनी और मैसूर के बीच, 1784 में ब्रिटिश कंपनी और मैसूर के बीच मंगलोर की संधि हो चुकी थी, मंगलोर की संधि हो चुकी थी, तो ब्रिटिश कंपनी मैसूर के साथ वॉर क्यों करना चाहती थी? तो ब्रिटिश कंपनी मैसूर के साथ युद्ध क्यों करना चाहती थी? क्यों करना चाहती थी? क्वेश्चन मार्क प्रश्न, क्वेश्चन मार्क दीजिए, लिखिए।
ब्रिटिश कंपनी एक साम्राज्यवादी कंपनी थी। ब्रिटिश कंपनी एक साम्राज्यवादी कंपनी थी और उसके लिए संधि, उसके लिए एक संधि, उसके लिए एक संधि केवल, उसके लिए एक संधि केवल युद्ध विराम था, युद्ध विराम था, न कि युद्ध का अंत, न कि युद्ध का अंत, न कि युद्ध का अंत। ब्रिटिश कंपनी एक साम्राज्यवादी कंपनी थी और इसलिए उसके लिए एक युद्ध केवल युद्ध विराम था, केवल युद्ध विराम था, न कि युद्ध का अंत, केवल युद्ध विराम, न कि युद्ध का अंत, फुल स्टॉप। देखिए, इतना आपको डिटेल्स में हम इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि आपका समझ बिल्कुल पारदर्शी बन जाए। एग्जाम में जब लिखेंगे आप, तो जितना अभी हमने लिखवाया है, अभी जस्ट इन सभी बातों को नहीं लिखना है, इसमें से कुछ बातों को ही लिखना है, लेकिन आपकी समझ को बेहतर बनाने के लिए, कि आपका समझ बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि टीपू क्या चाहता था, कर्नवालिस क्या चाहता था, इसलिए हमने इसको लिखवाया है ताकि आपका सोचने का तरीका बदल जाए। ठीक है, अब लिखिए घटनाक्रम में दूसरा पॉइंट, घटनाक्रम के विकास में दूसरा पॉइंट, घटनाक्रम के विकास में दूसरा पॉइंट लिखिए। टीपू टीपू ब्रिटिश कंपनी की, टीपू ब्रिटिश कंपनी की साम्राज्यवादी स्वरूप को जानता था। टीपू ब्रिटिश कंपनी की साम्राज्यवादी स्वरूप को जानता था, साम्राज्यवादी स्वरूप को जानता था, और इसलिए उसके द्वारा भी ब्रिटिश कंपनी के साथ युद्ध करने के लिए, ब्रिटिश कंपनी के साथ युद्ध के लिए तैयारी की जा रही थी, युद्ध के लिए तैयारी की जा रही थी, युद्ध के लिए तैयारी की जा रही थी। जैसे टीपू के द्वारा तुर्की, फ्रांस, टीपू के द्वारा तुर्की, फ्रांस जैसे देशों के साथ मिलकर, तुर्की, फ्रांस जैसे देशों के साथ मिलकर ब्रिटिश विरोधी के साथ मिलकर ब्रिटिश विरोधी मोर्चे का गठन करने का प्रयास किया गया, गठन करने का प्रयास किया गया, गठन करने का प्रयास किया गया। तुर्की, फ्रांस जैसे देशों के साथ मिलकर ब्रिटिश विरोधी मोर्चे का गठन करने का प्रयास किया गया।
तीसरा पॉइंट, तीसरा, तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष, तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष जयकोटे, जयकोटे तथा क्रैंगानूर, क्रैंगानूर जयकोटे तथा क्रैंगानूर, क्रैंगानूर के मुद्दे को लेकर शुरू हुआ, के मुद्दे को लेकर शुरू हुआ। जयकोटे तथा क्रैंगानूर, क्रैंगानूर के मुद्दे को लेकर शुरू हुआ, के मुद्दे को लेकर शुरू हुआ। जब केरल में स्थित, जब केरल में स्थित त्रावणकोर राज्य ने, त्रावणकोर राज्य ने, त्रावणकोर राज्य ने, जब केरल में स्थित त्रावणकोर राज्य ने इन दोनों क्षेत्रों को, इन दोनों क्षेत्रों को डच कंपनी से खरीद लिया, डच कंपनी से खरीद लिया, डच कंपनी से खरीद लिया, डच कंपनी से खरीद लिया। इन दोनों क्षेत्रों को डच कंपनी से खरीद लिया। जबकि टीपू इन दोनों क्षेत्रों पर जबकि टीपू इन दोनों क्षेत्रों को, इन दोनों क्षेत्रों को मैसूर राज्य के क्षेत्राधिकार, इन दोनों क्षेत्रों को मैसूर राज्य के क्षेत्राधिकार में मानता था, मैसूर राज्य के क्षेत्राधिकार में मानता था। और इसी बात को लेकर, और इसी बात को लेकर मैसूर ने त्रावणकोर राज्य पर आक्रमण कर दिया। इसी बात को लेकर मैसूर ने त्रावणकोर राज्य पर आक्रमण कर दिया, त्रावणकोर राज्य पर आक्रमण कर दिया। जिसे ब्रिटिश कंपनी, जिसे ब्रिटिश कंपनी अपना एक, जिसे ब्रिटिश कंपनी अपना एक संरक्षित राज्य मानती थी, संरक्षित राज्य मानती थी, जिसे ब्रिटिश कंपनी एक, जिसे ब्रिटिश कंपनी अपना एक संरक्षित राज्य मानती थी, संरक्षित राज्य मानती थी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट न्यू पॉइंट लीजिए। अगला घटनाक्रम में अगला पॉइंट, तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष में, तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष में, तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष में कॉर्नवालिस,
ऐसे ऐसे लिखिएगा, कर्नवालिस एक ट्रायंगल बना करके, मराठा निजाम, निजाम, ठीक है। मैसूर ऐसे बना लीजिए। तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष में कर्नवालिस ने मराठे निजाम के साथ मिलकर, कर्नवालिस ने मराठे एवं निजाम के साथ मिलकर एक मैसूर विरोधी मोर्चे का गठन किया, एक मैसूर विरोधी मोर्चे का गठन किया। और इसके बाद, हाँ इसे नोट कर लो प्रियंका, एक बार फिर लिखो। तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष में, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष में कर्नवालिस ने मराठे एवं निजाम के साथ मिलकर एक मैसूर विरोधी मोर्चे का गठन किया, एक मैसूर विरोधी मोर्चे का गठन किया। और इसके बाद तीनों शक्तियों के संयुक्त प्रयास से, तीनों शक्तियों के संयुक्त प्रयास से मैसूर का पराजय हुआ, मैसूर का निर्णायक रूप से पराजय हुआ, मैसूर का निर्णायक रूप से पराजय हुआ, मैसूर का निर्णायक रूप से पराजय हुआ तथा दोनों पक्षों के बीच रंगपट्टम की संधि हुई, दोनों पक्षों के बीच श्रीरंगपट्टम की संधि हुई, श्रीरंगपट्टम की संधि हुई। अगला हेडिंग डालिए, श्रीरंगपट्टम की संधि। श्रीरंगपट्टम की संधि, श्रीरंगपट्टम की संधि, श्रीरंगपट्टम की संधि लास्ट पॉइंट था कि तीनों शक्तियों के संयुक्त प्रयास से मैसूर का निर्णायक रूप से पराजय हुआ और उसे एक अपमानजनक संधि को स्वीकार करना पड़ा, एक अपमानजनक संधि को स्वीकार करना पड़ा। सामने डैश
और संधि का नाम श्रीरंगपट्टम की संधि, श्रीरंगपट्टम की संधि, इसको भी आप लिख सकते हैं श्रीरंगपट्टम की संधि। केवल मेरा भाषा में बदलाव हुआ है, बात वही है, श्रीरंगपट्टम की संधि। अब यहां ऐसे लिखिए, समय मार्च 1792, मार्च 1792, मार्च 1792। अमन बताते हैं मार्च 1792। दूसरा, पार्टी, पार्टी ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश कंपनी तथा मैसूर, ब्रिटिश कंपनी तथा मैसूर। अमन, अब तुम ही बताओ कहां तक उचित है। अभी तुम्हारे प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं, पहले इसे फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारा प्रश्न मेरे पास, ठीक है। ब्रिटिश कंपनी तथा मैसूर। तीसरा पॉइंट है, संधि का मुख्य प्रावधान क्या है, संधि का मुख्य प्रावधान क्या है, संधि का मुख्य प्रावधान क्या है, प्रावधान क्या है, संधि का मुख्य प्रावधान क्या है, ठीक है। सबसे पहला प्रावधान लिखिए, सबसे पहला, सबसे पहला देखिए, मैसूर राज्य से, मैसूर राज्य से उसका एक बड़ा भूभाग छीन लिया गया, मैसूर राज्य से उसका एक बड़ा भूभाग छीन लिया गया, मैसूर राज्य से उसका एक बड़ा भूभाग छीन लिया गया और उसको ब्रिटिश कंपनी, और उसको ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश कंपनी मराठे तथा निजाम के बीच, तथा निजाम के बीच विभाजित कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। यानी छीने हुए भूभाग को ब्रिटिश कंपनी, मराठे तथा निजाम के बीच उसे विभाजित कर दिया गया। जैसे लिखना ऐसे बना करके, ट्रायंगल बना करके, ब्रिटिश कंपनी को मालाबार, मालाबार, डिंडीगुल, 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 बारामहल, बारामहल का क्षेत्र प्राप्त हुआ, का क्षेत्र प्राप्त हुआ। ब्रिटिश कंपनी को बारामहल, डिंडीगुल, मालाबार, डिंडीगुल, बारामहल का क्षेत्र प्राप्त हुआ, ठीक है। हाँ बिल्कुल नीतीश, आपने सही कहा, ये एरिया बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि समुद्र के किनारे था, ठीक है। मराठों को, मराठों को तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी के समीपवर्ती क्षेत्र, समीपवर्ती क्षेत्र प्राप्त हुआ।
मराठों को तुंगभद्रा नदी के समीपवर्ती क्षेत्र प्राप्त हुआ, समीपवर्ती क्षेत्र प्राप्त हुआ, जबकि निजाम को कृष्णा नदी तथा पेनार नदी, कृष्णा नदी तथा पेनार नदी के बीच के क्षेत्र को दिया गया। निजाम को कृष्णा और पेनार के बीच के क्षेत्र को प्रदान किया गया, यानी इधर कृष्णा हो गया, इधर पेनार हो गया, और दोनों के बीच में जो एरिया था दैट वाज गिवन टू निजाम। कृष्णा और पेनार के बीच में स्थित एरिया को दिया गया, निजाम को दिया गया। ये संधि का पहला शर्त है, ये संधि का पहला शर्त है, पहला कंडीशन है। दूसरा लिखिए, कंडीशन नंबर 2, शर्त नंबर 2, मैसूर राज्य को लगभग 3 करोड़ रुपए, लगभग 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति राशि के रूप में, लगभग 3 करोड़ रुपीज, 3 करोड़ रुपए वॉर कंपनसेशन के रूप में, युद्ध क्षतिपूर्ति राशि के रूप में ब्रिटिश कंपनी को प्रदान करना था, ब्रिटिश कंपनी को प्रदान करना था। और उसमें शर्त यह था, कंडीशन यह था, उसमें शर्त यह था कि जब तक टीपू सुल्तान इस राशि को प्रदान नहीं करता है, जब तक टीपू सुल्तान इस राशि को प्रदान नहीं करता है, तब तक उसके दो पुत्र ब्रिटिश कंपनी के पास बंधक के रूप में रहेंगे। तब तक उसके 2 पुत्र ब्रिटिश कंपनी के पास, सुनील ध्यान से सुनो, उसमें शर्त यह था कि जब तक टीपू सुल्तान इस रकम को नहीं चुकाता है, इस रकम को नहीं देता है, तब तक उसका 2 पुत्र ब्रिटिश कंपनी के पास बंधक के रूप में रहेंगे, बंधक के रूप में रहेंगे। बंधक का मतलब गिरवी, बंधक का मतलब हुआ गिरवी रखना। 2 पुत्र बंधक के रूप में रहेंगे। हो गया बच्चों? आप सभी ने लिख लिया? यदि आपने लिख लिया होगा, प्रियंका तो बहुत पहले लिख लेती हो, इसलिए हम तुमसे पूछते ही नहीं। प्रियंका, मैं तुमसे इसलिए नहीं पूछता हूं, मैं जानता हूं कि यू मस्ट हैव रिटन। पवन ने भी लिख लिया, पल्लवी सिंह ने भी लिख लिया, जुबेर, वेरी गुड, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा हम यहां पर आपको 2 प्रश्न देने जा रहे हैं और दोनों प्रश्नों का उत्तर आप देंगे, ठीक है? अमन बहुत अच्छा प्रश्न कर रहा है, लेकिन उसका कुछ प्रश्न ऐसा है जो समय से आगे है, यानी अभी उसका उचित समय नहीं, ठीक है? अमन, आप किस सेंटर से बिलोंग करते हो? कैन यू टेल मी, आपका सेंटर कौन सा है? इलाहाबाद है, पटना है, रांची है,
कौन सा सेंटर है आपका? ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत सेंटर के बच्चे। अच्छा, पटना ब्रांच से, ठीक है, वेरी गुड, नाइस। ठीक है, आपके बगल में ही में भी मेरा घर है। आई बिलोंग टू आरा, आई एम फ्रॉम आरा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन अभी मैं आपका क्लास दिल्ली से ले रहा हूं। क्लास जो आपका हो रहा है वो दिल्ली से हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेरा पहला प्रश्न है आपसे, और सबको उत्तर देना होगा, ध्यान दीजिएगा, सबको उत्तर देना होगा। मेरा पहला प्रश्न है, इसको लिखिए आप। लिखिए, ठीक है। मेरा पहला प्रश्न है बच्चों, वी हैव crippled we have crippled our enemy without making our friends too formidable 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 formidable। ये स्टेटमेंट किसका है बच्चों? इट वॉज सेड बाय लॉर्ड कर्नवालिस। इट वॉज सेड बाय लॉर्ड कर्नवालिस। ये कर्नवालिस का कथन है, और यह कई बार परीक्षा में आ चुका है। ध्यान दीजिएगा, इसे कर्नवालिस ने स्वयं कहा है। इट वॉज सेड बाय कर्नवालिस हिमसेल्फ, खुद ही कहा है। कब कहा है? जब, हां, जब वार समाप्त हो गया बच्चों, ध्यान दो, जब थर्ड एंग्लो मैसूर वार समाप्त हो गया, जब तृतीय आंग्ल मैसूर वार समाप्त हो गया, उसी समय कर्नवालिस ने यह बात कहा था। इसको लिखना है सिंगल इन्वर्टेड कोमा में, we have crippled our enemies, we have crippled our enemies without making our friends too formidable। इसका हिंदी होता है, देख लीजिए, मैंने हम लोगों ने अपने दुश्मन को निर्णायक रूप से कमजोर कर दिया, लेकिन अपने मित्रों को भी मजबूत नहीं बनने दिया। इसका हिंदी लिख लीजिए, हम लोगों ने अपने दुश्मन को
निर्णायक रूप से कमजोर कर दिया, लेकिन अपने मित्रों को भी मजबूत नहीं बनने दिया। इस कथन का परीक्षण कीजिए। देखिए, इस कथन का परीक्षण कीजिए, इस कथन का परीक्षण कीजिए, इस कथन का परीक्षण कीजिए। तो चलिए आप बताइए, इस प्रश्न का आंसर कैसे लिखेंगे आप? सोनम ने क्या लिखा अभी? इस प्रश्न को आप कैसे लिखेंगे, जरा हमको आप संक्षेप में अपना व्यू बता दीजिए कि हाउ कैन यू राइट दिस क्वेश्चन, जस्ट टेल मी इन ब्रीफ, संक्षेप में बताइए। चलिए, रीवा ने कहा संधि के, हाँ, अंश ने कहा संधि के, बहुत बढ़िया, अंश आपने पकड़ा है, अंश आपने पकड़ा है चीजों को, कि संधि के जो शर्त है वो कंपनी के पक्ष में दिखता है। सोनम ने लिखा, ये भी बात सही है, सोनम का भी बात सही है कि एक बार में एक को जीतना है, लेकिन अंश का जो आंसर है वो ज्यादा सटीक है। अंश गर्ग ने जो लिखा है, इट सीम्स टू बी मोर रेलिवेंट, कि संधि के जो प्रावधान हैं वह कंपनी के पक्ष में झुके दिखते हैं, झुके दिखते हैं। प्रियंका ने क्या लिखा भाई? वेरी गुड, ठीक है। देखिए, अब मुझे बोलने दीजिए, इसके बाद मैं, आप सुनिए अभी। देखिए, जब आप इस प्रश्न को लिखेंगे, जब आप इस प्रश्न को लिखेंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? सबसे पहला काम करेंगे, नंबर 1, कि जो थर्ड एंग्लो मैसूर संघर्ष है, थर्ड एंग्लो मैसूर संघर्ष का संक्षेप में परिचय देंगे आप, संक्षेप में परिचय देंगे। यह आपका आंसर का सबसे पहला भाग होगा। मैं बिल्कुल आपका आंसर ही लिख रहा हूं, यह आंसर का पहला भाग होगा। पैरा बदल जाएगा, पैरा चेंज हो जाएगा। पैरा चेंज होने के बाद आंसर का दूसरा भाग आ जाएगा। पैरा चेंज होने के बाद आंसर का दूसरा भाग आ जाएगा, और दूसरे भाग में क्या लिखेंगे? श्रीरंगपट्टम, श्रीरंगपट्टम की संधि के, संधि के प्रावधानों को, संधि के प्रावधानों को लिखना होगा, लिखना होगा। जो आंसर का दूसरा भाग होगा उसमें श्रीरंगपट्टम की संधि के प्रावधानों को लिखना होगा। ये हो गया, पैरा चेंज हो जाएगा। अब आएगा अंतिम पॉइंट, अब आएगा अंतिम पॉइंट, तीसरा। और तीसरा में क्या लिखेंगे हम? जो कॉर्नवालिस ने कहा है उसका हम परीक्षण करेंगे, उसका हम एनालिसिस करेंगे। जो कॉर्नवालिस का स्टेटमेंट है, कथन है, उसको हम अपना तीसरा पॉइंट में, अपना तीसरा पैरा में उसका परीक्षण करेंगे, उसका समीक्षा करेंगे, और इस तरह हमारा आंसर फिनिश हो जाएगा। तो समीक्षा हम क्या करेंगे उसको देखिए आप। समीक्षा में आप बताएंगे
कि समीक्षा में बताएंगे कि जो ब्रिटिश कंपनी है, जो ब्रिटिश कंपनी है वह एक साम्राज्यवादी कंपनी है। जो ब्रिटिश कंपनी है वह साम्राज्यवादी है, साम्राज्यवादी है। और इसलिए भारत में उसका कोई भी अस्थाई न तो दोस्त है, न दोस्त है और न ही दुश्मन, नहीं दुश्मन, नहीं दुश्मन, नहीं दुश्मन। यह समीक्षा का पहला पॉइंट हो गया। समीक्षा का दूसरा पॉइंट, वास्तव में ब्रिटिश कंपनी की नीति थी कि भारत को एक एक करके जीतना तथा भारत के सहायता से भारत को जीतना, यह समीक्षा का आपका दूसरा बिंदु। वास्तव में ब्रिटिश कंपनी की नीति थी कि भारत को एक एक करके जीतना तथा भारत के सहायता से भारत को जीतना। यदि ऐसा नहीं होता, आगे लिखना है, यदि ऐसा नहीं होता तो ब्रिटिश कंपनी और मराठों के बीच 1803 से लेकर 1806 के बीच द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष नहीं होता। यदि ऐसा नहीं होता तो ब्रिटिश कंपनी और मराठों के बीच द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष नहीं होता। आगे बढ़ा दीजिए। और वैसे ये दोनों पहले ही 1775 से 1782 के बीच, और वैसे ये दोनों पहले ही 1775 से 1782 के बीच फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर लड़ चुके थे। और वैसे ही ये दोनों पहले 1775 से 82 के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ चुके थे। फुल स्टॉप। आंसर फिनिश्ड। अमन दोनों अलग अलग है, साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी अलग अलग है। दोनों में कुछ मौलिक अंतर है।
ठीक है बच्चों, तो आपने लिख लिया, हो गया। गुड, ठीक है। देखिए, आपने एक चीज देखा होगा कि हमने एग्जाम्पल के माध्यम से सेट कर दिया। बस 1 मिनट का समय दीजिए मुझे, 1 मिनट का। देखिए, आप जानते हैं कि ब्रिटिश कंपनी जो है वो साम्राज्यवादी है, आप जानते हैं, और भारत में उसका कोई दोस्त नहीं। आप सोचिए, आपके पास 50 एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं। पलासी के वॉर में सहायता देने वाला वही मिर्जाफर उनका दुश्मन बन गया। 1760 में संधि करने वाला वही मीर कासिम बक्सर में दुश्मन बन गया। ये देखिए, और सबसे मजे की बात तो ये है बच्चों कि जब सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हो रहा था, याद करो, जब सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हो रहा था तो उसमें, जब सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हो रहा था तो उसमें हैदर, निजाम और मराठा, इन तीनों के बीच अलायंस बना था। आपको याद होगा, तीनों के बीच एक त्रिगुट बना था, ट्रिपल अलायंस, तीनों के बीच अलायंस था। ठीक, और बाद में ये दोनों मैसूर का साथ छोड़ दिए, और जब थर्ड एंग्लो मैसूर वार होता है, जब थर्ड एंग्लो मैसूर वार होता है, आंग्ल मैसूर संघर्ष होता है, तो ये दोनों निजाम और मराठे मैसूर को छोड़कर ब्रिटिश कंपनी के साथ आ जाते हैं, ब्रिटिश कंपनी के हाथ के साथ में आ जाते हैं। और जबकि 1775 से लेकर 1782 के बीच में आप देखोगे कि प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष हो चुका था। 1775 से 82 के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष हो चुका था, जो सलवाई के संधि के द्वारा, जो 1782 के सलवाई के संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तो मुझे नहीं समझ में आता कि भाई ब्रिटिश कंपनी एक बार मराठों के साथ लड़ती है, एक बार ब्रिटिश कंपनी मराठों के साथ लड़ती है। अपने दिमाग को, अपने नजर को बोर्ड की ओर थोड़ा सेंट्रलाइज करिए, क्योंकि एक शब्द निकलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। मुझे यह नहीं समझ में आता कि जो ब्रिटिश कंपनी मराठों के साथ फर्स्ट एंग्लो मराठा वार लड़ती है, युद्ध करती है, और वही कंपनी अब मराठों के साथ मिल करके और मैसूर को समाप्त करना चाहती है। इसका मतलब साफ है बच्चों कि ब्रिटिश कंपनी तो जानती थी, ब्रिटिश कंपनी तो जानती थी कि अभी हम मराठों को यूज कर रहे हैं, हम मराठों को यूज करते हैं अगेंस्ट मैसूर, लेकिन मराठों को समझ नहीं था कि मेरा यूज हो रहा है, उनको यह समझ नहीं था। तो मैंने क्या कहा, ब्रिटिश कंपनी का जो पॉलिसी है वो साफ है कि हिंदुस्तान में हमारा कोई भी अस्थायी रूप से दुश्मन नहीं है, कोई भी अस्थायी रूप से मेरा
दोस्त नहीं है। यह टाइम बताएगा कि हमारा दोस्त कौन रहेगा और हमारा दोस्त और दुश्मन कौन रहेगा। ये टाइम बताएगा। जब लगेगा कि हमारा हित प्रभावित हो रहा है तो हम दुश्मन बन जाएंगे, और जब लगेगा कि इनके सहायता से हम अपने महत्वाकांक्षा को प्राप्त कर सकते हैं तो वे हमारे दोस्त बन जाएंगे। ठीक है, यही इस बात में, इस कथन में इसी बात को उल्लेख करना था। ठीक है, अब मेरा अगला सवाल है और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। दो सवाल है बच्चों, दो सवाल। दूसरा मेरा सवाल है, क्या क्या कॉर्नवालिस क्या कॉर्नवालिस क्या कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर के युद्ध को रोक सकता था? टिप्पणी कीजिए। रोक सकता था, टिप्पणी कीजिए। ये दूसरा सवाल है, एक पहले हमने दे दिया है। तीसरा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम ने दक्षिण भारतीय राजनीति प्लस कूटनीति को गहराई से प्रभावित किया। गहराई से प्रभावित किया। इस कथन का परीक्षण कीजिए। इस कथन का परीक्षण कीजिए। जल्दी से लिखिए। क्या कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर के युद्ध को रोक सकता था? और दूसरा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम ने दक्षिण भारतीय राजनीति, ठीक है, कूटनीति को गहराई से प्रभावित किया। इस कथन का परीक्षण कीजिए। ये दोनों सवाल अलग अलग है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम चाहेंगे आगे बढ़ने से पहले कि थोड़ा सा हम आपका विचार जानना चाहते हैं कि जो ये प्रश्न है इसको आप कैसे लिखें। चलो पल्लवी तुम बताओ पहला प्रश्न, यस और नो। पहला प्रश्न का उत्तर बताओ, यस और नो। इफ यस देन व्हाई, इफ नो देन व्हाई। जल्दी से बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। पल्लवी जल्दी बोलो, यस या नो। यस तो ठीक है, क्यों रोक सकता था? तो क्यों रोक सकता था? ज्योति ने कहा यस। ठीक है, और कोई बोले? जल्दी बोलिए, और कोई? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। अंश ने कहा यस, ठीक है, और नो, पवन ने कहा नो। यही उसका उत्तर है।
पवन हैज रिप्लाइड वेल। पवन का उत्तर सही है, नो नो। मोहित ने कहा नो, बहुत सुंदर। प्रियंका वर्मा ने कहा नो, वो इंपीरियल था। मोहित ने कहा, अंश ने कहा मैंने नहीं बोला मैंने नहीं बोला था। ठीक है, ठीक है। देखिए बच्चों, इसका उत्तर है नो। सुनील ने कहा नहीं, बहुत बढ़िया सुनील। सुनील ने कहा नो। ठीक है, ठीक है, सुनिए सुनिए, इसका उत्तर है नो। इसका आंसर नो है, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पूजा, पूजा, विद्या और पुष्पा रानी, इन तीनों का मैसेज नहीं मिल रहा है। ये तीनों बच्ची कहां है भाई? पुष्पा रानी, विद्या और क्या नाम बोले हम? पूजा। ठीक है, देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है नो। लेकिन ध्यान रखना, कितने ऐसे बच्चे हैं कि जब अपना आंसर लिखना शुरू करते हैं, मान लो, देखो जरा बोर्ड देखो, आप ऐसे लिखते हो, ये आंसर हो गया, ऐसे लिखते हो और यहां पर डैश देते हो और इसके बाद लिखना शुरू करते हो, लिखना शुरू करते हो, ऐसे ही करते हो। तो कितने बच्चे क्या करते हैं कि यहीं पर लिख देते हैं नो, नहीं, यहीं पर लिख देते हैं नहीं, और फिर अपना आंसर लिखना शुरू करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। यहां पर आपको न तो नो लिखना है और न ही यस लिखना है। अपने आंसर के बिगिनिंग में आपको नो या यस नहीं लिखना है। नो या यस कहां होगा? लास्ट में होगा, जहां आप लिखते हो निष्कर्ष, जहां लिखते हो निष्कर्ष, वहां पर होता है नो या यस। क्यों? क्योंकि बिना पढ़े हुए आप शुरू में ही निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं? भाई, आपने पूरे कहानी को पढ़ा नहीं, अब बिना पढ़े हुए आप सीधे बिगिनिंग में कह देते हैं नो, ये कैसे संभव है? ये तो आपका निष्कर्ष हुआ ना भाई। आप कहते हैं नहीं रोक सकता था या रोक सकता था, तो ये आपका निष्कर्ष हो गया। ये आपका क्या हो गया? निष्कर्ष हो गया। ठीक है, तो निष्कर्ष जो है वो लास्ट में होना चाहिए ना, कि जहां से आप शुरू करते वहीं पर होगा। ये तरीका बिल्कुल गलत है। अब हम बताते हैं कि कर्नवालिस इस वॉर को क्यों नहीं रोक सकता था। कर्नवालिस इस वॉर को क्यों नहीं रोक सकता था? बस इसका एक सेंटेंस में उत्तर है, केवल एक सेंटेंस में। जो कर्नवालिस था वह ब्रिटिश कंपनी का एक भारत में उच्च अधिकारी था। कर्नवालिस ब्रिटिश कंपनी का भारत में एक उच्च अधिकारी था, एक हाई ऑफिसर था। और कर्नवालिस का ड्यूटी क्या था? इसका ड्यूटी था टू implement the decision made by the company in England. इसका उत्तर यही है। कर्नवालिस भारत में ब्रिटिश कंपनी का एक उच्च अधिकारी था। इसका एकमात्र कर्तव्य था टू इम्प्लीमेंट, लागू करना, डिसीजन, निर्णय को टेकन बाय
ब्रिटिश कंपनी इन लंदन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में जो कंपनी नियम बनाती है उस नियम को कॉर्नवालिस को शब्दशः लागू करना था, शब्दशः लागू करना था। बिकॉज यू आर नॉट द मास्टर, आप स्वामी नहीं है, आपका स्वामी इंग्लैंड में बैठा हुआ है। यू आर ओनली ऑफिसर, आप केवल उसका अधिकारी हैं। और यही कारण है कि कॉर्नवालिस इस वार को नहीं रोक सकता था, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी का ऐसा नीति था कि मैसूर को समाप्त करो और मालाबार पर कब्जा करो ताकि मसाला अपने हाथ में आ जाए, ताकि मसाला अपने हाथ में आ जाए। तो ध्यान रखना, कॉर्नवालिस के बस में नहीं था टू स्टॉप द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, उसके बस में नहीं था। ठीक है, अब मेरा तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में हमने कहा कि जो तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष हुआ, जो तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष हुआ, उसके परिणाम ने रिजल्ट ने दक्षिण भारत की राजनीति और कूटनीति को गहराई से प्रभावित किया। बस 1 मिनट में इसको हम बता देते हैं, फिर आगे निकल जाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे, यानी फ्रेमवर्क ऑफ आंसर, फ्रेमवर्क ऑफ आंसर, आंसर का फ्रेमवर्क क्या होगा। पैरा 1, ये पैरा 1 हो गया। पैरा 1 में थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध का संक्षेप में परिचय, संक्षेप में परिचय, संक्षेप में परिचय। पैरा चेंज, पैरा चेंज और फिर पैरा नंबर 2, पैरा नंबर 2, पैरा चेंज फिर पैरा नंबर 2। श्रीरंगपट्टम, श्रीरंगपट्टम की संधि का संक्षेप में वर्णन, संक्षेप में वर्णन। पैरा चेंज, पैरा चेंज और पैरा नंबर 3, पैरा नंबर 3, पैरा नंबर 3, पैरा नंबर 3। यहां क्या होगा, इसे मिटा देते हैं ये दोनों को, क्योंकि जगह मेरे पास नहीं है। पैरा चेंज और पैरा नंबर 3 यहां लिखेंगे। मैसूर बिल्कुल कमजोर हो गया, मैसूर बिल्कुल कमजोर हो गया, कमजोर हो गया, मैसूर बिल्कुल कमजोर हो गया। ठीक, जो ब्रिटिश कंपनी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के लिए अनुकूल था, महत्वाकांक्षा के लिए अनुकूल था, के लिए अनुकूल था, अनुकूल था, क्योंकि भविष्य में
दक्षिण में कंपनी के विरुद्ध कंपनी के विरुद्ध कंपनी के विरुद्ध मराठा प्लस मैसूर का संयुक्त मोर्चा नहीं बन सकता था नहीं बन सकता था। एकदम सटीक आंसर है। पैरा चेंज, पैरा नंबर 3, मैसूर, आराम से लिखिए, मैसूर बिल्कुल कमजोर हो गया। जो ब्रिटिश कंपनी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के लिए अनुकूल था। भविष्य में दक्षिण में कंपनी के विरुद्ध मराठा मैसूर का संयुक्त मोर्चा नहीं बन सकता था। तथा जोड़ लीजिए, तथा दक्षिण में मराठे भी अकेले हो गए। दक्षिण में मराठे भी अकेले हो गए। फुल स्टॉप। यही इसका आंसर है। हमने कहा मराठे भी अकेले हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब फ्यूचर में एंग्लो मराठा वार होगा, तो उस समय मराठों के पास कोई दक्षिण में दोस्त नहीं होगा। मराठों के पास उस समय दक्षिण भारत में कोई दोस्त नहीं होगा टू हेल्प देम अगेंस्ट ब्रिटिश। उनको सहायता करने के लिए कोई दोस्त नहीं होगा, क्योंकि एक दोस्त हो सकता था लेकिन आपने उसे कुचल दिया या कुचलने में मदद कर दिया। अब तो बेचारा वो समाप्त हो गया। लेकिन आप अपने बारे में सोचिए, कि आपके सहायता से कॉर्नवालिस ने दक्षिण भारत में अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन को हटा दिया। लेकिन अब आपका क्या होगा? आप भी तो पहले लड़ चुके हैं। आप भी पहले 1775 से लेकर 1782 के बीच में यू ऑल्सो फॉट ए वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश। आपने भी लड़ा है, आपने भी एक वॉर किया है और आज उसका दोस्त बने हुए हैं। जब मैसूर को समाप्त कर देगा तो आपको भी छोड़ने वाला नहीं। अब हुआ वही हुआ। जब मैसूर को समाप्त कर दिया तो अब कहा कि अब निश्चिंत हो गए, क्योंकि अब दक्षिण में इनको साथ देने वाला कोई नहीं। दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। अब मैं बच्चों चौथा वॉर लेता हूं, ठीक है? आज कम से कम इस टॉपिक को समाप्त कर दिया जाए, ठीक है? ठीक है। एक प्रश्न था, अमन ने एक प्रश्न किया था, शुरू में कि साम्राज्यवाद क्या होता है, उपनिवेशवाद क्या होता है। इसके बारे में बहुत पहले बताया हूं, कई बार बताया हूं, लेकिन फिर भी
हम इसको किसी दूसरे क्लास में बता देंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमें समाप्त कर लेने दीजिए ये टॉपिक, नहीं तो ये छूटा रह जाएगा, ठीक है, नहीं तो मैसूर लटक जाएगा, पहले उसे हम फिनिश कर लेते हैं और किसी दिन उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो आइए चतुर्थ आंग्ल मैसूर संघर्ष, मैसूर संघर्ष, चतुर्थ आंग्ल मैसूर संघर्ष। समय 1799, 1799। समय क्या है? 1799 है। पार्टी लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली 1798 to 1805। ब्रिटिश गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल। और दूसरा पार्टी टीपू, मैसूर, घटनाक्रम का विकास, घटनाक्रम का विकास, घटनाक्रम का विकास, घटनाक्रम का विकास। अब आप लिखिए घटनाक्रम के विकास में सबसे पहला पॉइंट, घटनाक्रम के विकास में सबसे पहला पॉइंट लिखिए, लिखिए 1798 में, 1798 में, 1798 में, 1798 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, सॉरी लॉर्ड वेलेस्ली, वेलेस्ली भारत में ब्रिटिश कंपनी का गवर्नर जनरल, भारत में ब्रिटिश कंपनी का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल बनकर आता है। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली भारत में ब्रिटिश कंपनी का गवर्नर जनरल बनकर आता है, गवर्नर जनरल बनकर आता है। वह साम्राज्यवादी, वह घोर साम्राज्यवादी है, वह घोर साम्राज्यवादी है, वह घोर साम्राज्यवादी है, एक्सट्रीम इंपीरियलिस्ट, वह घोर साम्राज्यवादी है। उसका एकमात्र लक्ष्य है, उसका एकमात्र लक्ष्य है कि भारत में ब्रिटिश कंपनी के, भारत में ब्रिटिश कंपनी की साम्राज्यवादी विस्तार किया जाए। उसका एकमात्र लक्ष्य है कि भारत में ब्रिटिश कंपनी की सीमाओं में विस्तार किया जाए, ऐसे ब्रिटिश कंपनी की सीमाओं में विस्तार किया जाए, ब्रिटिश कंपनी की सीमाओं में विस्तार किया जाए। इस दौरान
पूरा यूरोप, इस दौरान पूरा यूरोप नेपोलियन के आक्रमण से आतंकित था। इस समय पूरा यूरोप नेपोलियन के आक्रमण से आतंकित था, नेपोलियन के आक्रमण से आतंकित था, भयक्रांत था। और कुछ इतिहासकारों का मानना है, और कुछ इतिहासकारों का मानना है, और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भारत में भी नेपोलियन का आक्रमण हो सकता है। भारत में भी नेपोलियन का आक्रमण हो सकता था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भारत में भी नेपोलियन का आक्रमण हो सकता था। इसी पृष्ठभूमि में लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि के प्रस्ताव को, सहायक संधि की विचारधारा को, सहायक संधि की विचारधारा को भारतीय शासकों के सामने रखा, भारतीय शासकों के सामने रखा, भारतीय शासकों के सामने रखा। इस प्रस्ताव के अंतर्गत, इस प्रस्ताव के अंतर्गत, इस प्रस्ताव के अंतर्गत संधि करने वाले भारतीय राज्यों को, इस प्रस्ताव के अंतर्गत संधि करने वाले भारतीय राज्यों को अपनी विदेश नीति को, अपनी विदेश नीति को ब्रिटिश कंपनी के हाथों में देना था, अपनी विदेश नीति को ब्रिटिश कंपनी के हाथों में देना था। इसके बदले में कंपनी, इसके बदले में कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, इसके बदले में ब्रिटिश कंपनी ऐसे राज्यों को, ऐसे राज्यों को सुरक्षा देने का आश्वासन देती थी। इसके बदले में ऐसे राज्यों को ब्रिटिश कंपनी सुरक्षा देने का आश्वासन करती थी, आश्वासन देती थी, सुरक्षा देने का आश्वासन देती थी। नेक्स्ट पॉइंट, घटनाक्रम में दूसरा पॉइंट, मैसूर राज्य ने सहायक संधि के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मैसूर राज्य ने सहायक संधि के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। टीपू के अनुसार, टीपू के अनुसार, टीपू के अनुसार सहायक संधि का अर्थ है, टीपू के अनुसार सहायक संधि का अर्थ है, सहायक संधि का अर्थ है अपनी गरिमा, स्वतंत्रता, संप्रभुता, संप्रभुता को एक
विदेशी शक्ति के हाथ में, विदेशी शक्ति के हाथ में गिरवी रखना, गिरवी रखना, गिरवी रखना, एक विदेशी शक्ति के हाथ में गिरवी रखना, इसके बाद लिखिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, इसके बाद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। देखिए सिंगल, मैं मैसूर के रक्षा के लिए, मैसूर के रक्षार्थ, मैं मैसूर के रक्षार्थ, मैं मैसूर के रक्षार्थ शहीद होना चाहूंगा, मैं मैसूर के रक्षार्थ शहीद होना चाहूंगा, लेकिन मुगल शासक शाह आलम सेकंड, मुगल शासक शाह आलम सेकंड की तरह इन काफिरों के हाथों में, इन काफिरों के हाथों से, इन काफिरों के हाथों से पेंशन लेना स्वीकार नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, पेंशन लेना स्वीकार नहीं करूंगा। क्या बात है, देखिए टाइगर था, टाइगर, टीपू टाइगर था। देखिए क्या बोलता है, मैं मैसूर के रक्षार्थ शहीद हो जाना चाहूंगा, लेकिन मुगल शासक शाह आलम सेकंड के तरह इन काफिरों के हाथों से पेंशन लेना स्वीकार नहीं करूंगा। आपको याद है ना, मुगल शासक ने जब इलाहाबाद की संधि किया था तो 26 लाख रुपए क्या था, दीवानी अधिकार दिया था, उसके बदले में कंपनी ने वार्षिक 26 लाख देने का वायदा किया। व्हाट वाज दिस? पेंशन। प्रियंका ने कहा पेंशन। आगे लिखिए, आगे बढ़ जाइए, इसको क्लोज कर देना है, इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देना है, फिर आगे बढ़ना है। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट, चूंकि सेंटेंस जो है ना पहला छोटा छोटा रहेगा, पॉइंट छोटा होगा तो समझ अधिक होगा, ध्यान देना। अब जिसे मान लो हमने यहां शुरू किया और इसको लेंदी करते करते यहां तक आ गए, तो हो सकता है बच्चा बाद में परेशान हो जाएगा। लेकिन मान लो हम यहां शुरू करते हैं, यहां समाप्त कर दिए, फिर अगला पॉइंट बना लिए, यहां से किए, यहां समाप्त कर दिए, तो इससे क्या होगा ना कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो अगला ले लीजिए, अगला पॉइंट, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा मैसूर राज्य के विरुद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा मैसूर राज्य पर आरोप लगाया गया कि टीपू ब्रिटिश कंपनी के दुश्मनों के साथ मिलकर, ब्रिटिश कंपनी के दुश्मनों के साथ मिलकर कंपनी के विरुद्ध, ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, ब्रिटिश कंपनी के दुश्मनों के साथ मिलकर ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है।
वास्तव में यह, प्रियंका लिखो एक बार, लॉर्ड वेलेजली ने मैसूर राज्य पर आरोप लगाया, मैसूर राज्य पर आरोप लगाया कि टीपू सुल्तान ब्रिटिश कंपनी के दुश्मनों के साथ मिलकर, ब्रिटिश कंपनी के दुश्मनों के साथ मिलकर उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, कंस्पिरेसी कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है। वास्तव में यह एक साम्राज्यवादी बहाना था, वास्तव में यह एक साम्राज्यवादी बहाना था, एक साम्राज्यवादी बहाना था, ताकि मैसूर के साथ युद्ध किया जा सके, ताकि मैसूर के साथ युद्ध किया जा सके, ताकि मैसूर के साथ युद्ध किया जा सके। और इस तरह चतुर्थ आंग्ल मैसूर संघर्ष की शुरुआत होती है। और इस तरह चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और इस तरह चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हो जाती है, जिसमें टीपू शहीद हो जाता है, जिसमें टीपू मैसूर के लिए लड़ते हुए शहीद हो जाता है, जिसमें टीपू मैसूर के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है, जिसमें मैसूर के लिए टीपू अपने प्राणों की आहुति दे देता है या शहीद हो जाता है। और इस तरह मैसूर राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व, और इस तरह मैसूर राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मैसूर राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लास्ट पॉइंट लिखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर संघर्ष, चतुर्थ आंग्ल मैसूर संघर्ष का परिणाम, चतुर्थ आंग्ल मैसूर संघर्ष का परिणाम, रिजल्ट ऑफ फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। सबसे पहला लिखिए, सबसे पहला परिणाम लिखिए। मैसूर के शेष क्षेत्रों को, मैसूर राज्य के शेष क्षेत्रों को, मैसूर राज्य के शेष क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। मैसूर राज्य के शेष क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया, ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। और कुछ क्षेत्र या भाग निजाम को भी दे दिया गया, और कुछ क्षेत्र निजाम को भी प्रदान किया गया, और कुछ भाग निजाम को भी दिया गया। नंबर 2, दूसरा, मालाबार के मसालों का, मालाबार के मसालों का समृद्ध क्षेत्र, मालाबार के मसालों का समृद्ध क्षेत्र ब्रिटिश कंपनी के हाथों में आ गया, ब्रिटिश कंपनी के हाथों में आ गया।
ब्रिटिश कंपनी के हाथों में आ गया, यानी मसाले प्राप्त हो गए, यानी मसाले प्राप्त हो गए, यानी मसाले प्राप्त हो गए, मसाले प्राप्त हो गए, मसाले प्राप्त हो गए। नेक्स्ट, तीसरा, ब्रिटिश कंपनी ने वाडियार वंश, ब्रिटिश कंपनी ने वाडियार वंश के एक व्यक्ति को मैसूर में, वाडियार वंश के एक व्यक्ति को मैसूर राज्य के गद्दी पर आसीन करवा दिया। वाडियार वंश के एक व्यक्ति को ब्रिटिश कंपनी ने मैसूर राज्य के सिंहासन पर आसीन करवा दिया, बैठा दिया और उसके साथ सहायक संधि कर दिया, और उसके साथ सहायक संधि कर लिया, और उसके साथ सहायक संधि कर लिया। फुल स्टॉप। बच्चों, आज का सेवा मेरा समाप्त हुआ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कि ब्रिटिश कंपनी ने जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर वार हुआ था, उसमें टीपू को पराजित कर दिया। सुन लो बस ध्यान से। और पराजित करने के बाद मैसूर के जो शेष क्षेत्र बचे थे, उसको अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया और कुछ भाग निजाम को दे दिया, और एक छोटा सा भाग लेकर के जो पहले वहां का शासक था, जो पहले वहां का राजवंश था, वाडियार वंश, उस परिवार के एक व्यक्ति को लेकर के और मैसूर राज्य के सिंहासन पर बैठा दिया। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि कर्नाटक के क्षेत्र में जो हिंदू थे, उनके बीच ब्रिटिश कंपनी अपना छवि सुधारना चाहती थी कि देखो, जिस हैदर ने एक हिंदू राजवंश से शक्ति छीन लिया था, हम लोग पुनः मैसूर की गद्दी को उस राजवंश के परिवार में लौटा दिया। ठीक है ना? इसका मतलब यही है कि ब्रिटिश कंपनी चाहती थी कि हिंदू जहां हैं वहां के, उनके बीच में हम अपना जो छवि है उसको सुधार लें कि हम क्या हैं, हम रक्षक हैं। हाँ, ठीक है, राइट। तो चलिए बच्चों, आज का समय मेरा समाप्त हुआ, और मैं बता दूं आपको कि इधर लगातार आपका छुट्टी है, इधर आपका, और मुझे लगता है कल 14 छुट्टी है आपका, 15 भी छुट्टी है, और शायद 16 भी छुट्टी है ना? तो जैसा होगा मेरे पास मैसेज आएगा तो हम आपको बता देंगे। और अजीत विश्वकर्मा, ये बताओ कि इलाहाबाद की स्थिति क्या है बच्चा? इलाहाबाद में कोरोना की क्या कंडीशन है? वहां कोचिंग ऑफलाइन खुलने वाले हैं कि नहीं? अजीत, उजाला, ये बताओ वहां पर इलाहाबाद में ऑफलाइन कोचिंग कब खुल रहा है? ऑफलाइन? अच्छा, अभी नहीं खुल रहा है।
चलिए ठीक है। तो चलिए बच्चों, आप सभी को मेरे ओर से एक बार फिर दीपावली के लिए अपने दिल के गहराइयों से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद है। और लगातार आप लोग लगे रहिए। और इधर जो 2-3 दिन छुट्टी हो रहा है, इस छुट्टी में ज्योति, आरती, अजीत, प्रियंका, जितने हमारे बच्चे हैं सारे बच्चे रिवाइज करेंगे और जो समस्याएं आएगी अगले क्लास से पूछें। ओके, थैंक यू सोनम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू उजाला।